जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मैम। हाँ जी, सब लोग इस टाइम फ्री ही होते हैं ना? मतलब कोई और लेक्चर तो नहीं था सबका? नो मैम। चलिए ठीक है। आज किसकी प्रेजेंटेशन है? पहले मैं लेक्चर जो है डिलीवर कर लूंगी, फिर उसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशन होगी। एक्सक्यूज मी मैम, पहले आप प्रेजेंटेशन ले लें। असल में कहीं पे क्या? निकलना है तो मैम कहीं पे जाना है इमरजेंसी में, तो इसलिए पहले आप प्रेजेंटेशन ले लें हमारी। हाँ जी बच्चों, पहले प्रेजेंटेशन ले लें फिर। जी मैम, प्रेजेंटेशन कर लें क्योंकि 2:30 बजे लाइट चली जाएगी और वाईफाई पे लगा हुआ है मोबाइल मेरा। चलो जल्दी से फिर पहले प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, फिर हम लेक्चर ले लें। चलो बच्चों, मैंने स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन कर दिया, आप लोग कंटिन्यू करो फिर। अहमद स्क्रीन शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ जी, यस। हो रही है स्क्रीन शेयर। अब स्टार्ट करो। टॉपिक है हमारा ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्लड डोनर सिलेक्शन है कि हमने डोनर की सिलेक्शन करनी है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया हमारे पास होगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्लड की प्रोडक्ट्स जो सी हमारे पास होती हैं, जो डोनेशन में और या रेसिपेंट में जो सा रिसीव जिसने करना होता है उसमें क्या क्या होंगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड डोनर के सिलेक्शन में है वो हमारे पास है सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा। तो क्राइटेरिया में हमारे पास ये होता है कि हमने ब्लड को डोनेट करना है, तो उसके या फिर ब्लड के जिस भी कंपोनेंट को हमने बॉडी से डोनर से हमने लेना है, उसके हमारे लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी हमारे पास डोनर की। तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो डोनर की प्रोटेक्शन और दूसरी हमारे पास रेसिपिएंट की प्रोटेक्शन, कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है या क्या क्या क्राइटेरिया हमारा होगा उसमें। कि सबसे पहले तो सेफ्टी है डोनर की, कि डोनर जो है वो सेफ है कि वो डोनेट कर सकता है या नहीं। मींस के उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि इतनी वो एचबी लेवल उसका इतना है कि वो डोनेट कर सकता है या नहीं। और दूसरी हमारे पास रेसिपिएंट की प्रोटेक्शन होती है कि डोनेशन के वक्त या डोनेट करते वक्त के डोनर में कोई इन्फेक्शन या कोई भी उसके अंदर डिजीज ना हो जो कि इफेक्ट डाल सके, या फिर जिसने रिसीव करना है उसके अंदर भी जो सी है कोई ऐसी मसला ना पैदा हो ब्लड के डोनेशन के वक्त। तो इसमें हमारे पास रिस्क हमने देखने हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड के हमारे पास जो इन्फेक्शन है या कोई भी दूसरा इफेक्ट है उसको जितना कम हो सकता है उसको हम कम करें। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ब्लड डोनर्स की। हमारे पास मेन जो टाइप्स आती हैं वो दो होती हैं, एक होती है वॉलंटरी डोनर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं रिप्लेसमेंट डोनर्स। जो वॉलंटरी डोनर्स होते हैं वो जो खुद जोन से वो डोनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम ब्लड डोनेट करें, तो वो होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं पेशेंट्स की अपनी ही फैमिली में से या कम्युनिटी में से कोई भी जो डोनेट करना चाहता हो, ब्लड देना चाहता हो। डोनर सिलेक्शन में हमारे पास जो क्राइटेरिया में आता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है। उसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। पहला कंसेंट होता है ब्लड डोनेशन का, जिसने ब्लड डोनर जो हमारे पास जो है उसकी तरफ से जो हमारे पास कंसेंट होगा, उसमें हमारे पास उसे एग्रीमेंट के तौर पर लिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से ब्लड देना चाह रहा है, कोई ज़बरदस्ती या कोई भी उसके साथ जो है नहीं किया गया उसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चनेयर होता है। इसमें मुख्तलिफ उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में, उसकी मेडिकल जोन्स है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हम पता करते हैं उससे क्वेश्चंस के ज़रिए। और थर्ड वन हमारे पास होता है फिजिकल एग्जामिनेशन,
कि हमने उसके फिज़िकली देखना है। फिज़िकली में सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं वो बीएमआई चेक करते हैं। फिर बीएमआई के अलावा उसके हम फिज़िकल उसकी देखते हैं हेल्थ को कि वो फिट है या अनफिट है। और लास्ट वन हमारे पास जो होता है वो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, सिंपली कुछ, जिसमें मोस्टली हम सीबीसी करते हैं। अस्सलाम आगे वालेकुम, याद करें। माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद। आज मैंने प्रेजेंट करना है पीछे का डोनर सिलेक्शन। इसमें डोनर सिलेक्शन में सबसे पहले हम डोनर की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो करते हैं, जिसमें हम टाइम और डेट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास डोनर का नाम और उसके वालिद का नाम, वल्दियत वगैरह लिखी जाती है। उसके बाद उसका एड्रेस लिखा जाता है, फ़ोन नंबर लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, और उसके बाद प्रीवियस रेफरल रिकॉर्ड मस्ट बी कंसल्ट। मतलब वो रिकॉर्ड जो उसका पहले लिया गया है, मतलब कि उसने खून दिया है कि नहीं दिया। नेक्स्ट करना अहमद। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में शुड बी टेकन बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। मेडिकल हिस्ट्री जो होती है ना, वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ही लेते हैं, मतलब पेशेंट से। उसके बाद हमारे पास आता है मस्ट इंश्योर दैट कॉन्फिडेंट, मतलब कि पेशेंट को जो है ना कॉन्फिडेंट दिया जाए, उसका कॉन्फिडेंट नहीं किया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है द स्टैंडर्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, which help to collect some information systematically from each donor। मतलब कि डोनर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, और उस हिस्ट्री के मुताबिक अगर उसने पहले ब्लड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ वो लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आए कैन गिव इंफॉर्मेशन विच मेक क्विकली असेसमेंट whether it accept temporary। मतलब कि उस क्वेश्चन से हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट ने ब्लड देना है या नहीं देना। अगर देना है तो उसको कोई पहले प्रॉब्लम थी तो कुछ अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए थी, जितना अरसा हो चुका है उस अरसे के बाद ही वो दिया जाए, ब्लड डोनेट किया जाए। नेक्स्ट करना ब्रो। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेजर कंडीशन ऑफ डेफरल। उसमें मतलब कि एबॉर्शन जो है ना, उसके 6 माह बाद ब्लड दिया जा सकता है। इसी तरह एचओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 6 माह। अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल जो यूज़ करते हैं ना, वो अगर टॉक्सिक, जब तक उसके जिसमें टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है तो तब तक वो ब्लड नहीं दे सकता। माइनर सर्जरी में इंसान जो है ना तकरीबन 3 माह तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, मेजर में 6 माह तक। उसके बाद हमारे पास आता है थायराइड। उसमें 6 माह रिकवरी के बाद यानी कि ब्लड दिया जा सकता है। एचओ मलेरिया है, उसमें 3 माह तक। टैटू जो बनाते हैं वो 6 माह तक ब्लड नहीं दे सकते। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी 6 माह तक ब्लड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद रेबीज वैक्सीनेशन, उनको जब टीका वगैरह काटता है तो उस वक्त भी तकरीबन 1 साल तक ब्लड नहीं दिया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब है और आज जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लड डोनर सिलेक्शन और ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ब्लड डोनर सिलेक्शन जो सिंपली जब हम कोई भी डोनर जो है वो ब्लड डोनेट करता है तो उसकी हमें सिलेक्शन किन बेसिस पे करनी है। तो उसमें जो है मेडिकल हिस्ट्री जो होती है, हम मेडिकल हिस्ट्री जो होती है किसी भी डोनर की वो लेते हैं। उसमें जो है वो एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है जो उससे हिस्ट्री ले रहा है वो ट्रेंड जो है वो प्रोफेशनल जो पर्सन होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें ये होना चाहिए कि डोनर जो है वो मेंटेन है एग्जैक्टली, मतलब कि वो हेल्थ वाइज जो है वो फिजिकली, और जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, सीबीसी वगैरह हो गया या हीमोटोक्रिट लेवल चेक करते हैं, सारी चीज़ें उसमें जो है वो जो डोनर है वो पूरा उतर रहा है या नहीं। उसके बाद जो है हम क्वेश्चनियर जो है वो एक जो है डोनर से उस पे जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जो है उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जो है वो एक जो सिस्टम के जरिए जो है हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जिसमें जो है प्रीवियस हिस्ट्री, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं कि वो कोई उसको बीमारी वगैरह तो नहीं है, डिजीज वगैरह। उसके बाद जो है जब हम क्वेश्चनियर करते हैं इससे जो है वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है
वो सही तरह से असेस कर सकता है कि इस डोनर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या टेम्परेरी जो है वो डेफर करना है। उसके बाद आ जाता है इसमें कुछ कंडीशन है जिसमें जो है डोनर हम जो है वो डोनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, हम ब्लड जो है एक्सेप्ट नहीं करते। डिजीज़ होती हैं जैसा कैंसर है, कैंसर में ये होता है कि जब वो कैंसर वाला पेशेंट डोनर डोनेट करेगा तो उसके जो कैंसर सेल्स हैं वो ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो है वो जो रिसीवर है उसमें जा सकते हैं। इस तरह डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी जो है उसकी इंसुलिन लेवल का मसला होता है, इसलिए वो डोनेट नहीं कर सकता। एड्स वाला जो पेशेंट होता है, एड्स की बीमारी अगर हो तो HIV वायरस जो होता है वो जो है वो ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद जो है लिवर डिजीज जो है, इसमें जो है अगर लिवर डिजीज है वो ब्लड डोनेट करेगा तो उसका ब्लड जो है वो दोबारा जो है वो बन नहीं सही तरह से सकेगा और लिवर की डिजीज दूसरे इंसान को भी लग सकती है। उसके बाद वेट लॉस अगर होता है तो किसी इंसान का पर मंथ 5 to 6 kg अगर वेट लॉस हो रहा है तो वो जो डोनर है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। मिनिमम जो वेट होना चाहिए ब्लड डोनर का वो होना चाहिए 45 kg से प्लस होना चाहिए, मिनिमम 45 होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें जो है हम जो है उसकी अपीयरेंस वगैरह देखते हैं जो डोनर होता है, तो वो जो है वो फिजिकली जो है फिट और हेल्दी जो है हमें नजर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है पल्स जो होती है उसकी पल्स रेट जो है वो 60 to 120 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। एक मिनट में 60 से 120 पल्स की बीट्स होनी चाहिए हार्ट की। और ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक भी होता है और डायस्टोलिक भी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 60 से 100 mm ऑफ Hg मर्करी होना चाहिए और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है वो 100 से 160 होना चाहिए। और उसका वेट जो है मिनिमम पहले भी बताया कि 45 kg होना चाहिए। श्वेत, और जो ब्लड एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रा, ये जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, जी मैम ये तो एबनॉर्मल बता, ये तो आप सही नहीं बता रहे। मतलब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो नहीं है? 80 से 120 मैम सिस्टोलिक होना चाहिए, नॉर्मल जो होता है मैम। आप तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर बता रहे हो, दोनों कंडीशंस, ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होती। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80 to 120। 80 to 120 मैं स्लाइड में मिस हूँ। उसके बाद जो है वेट उसका मिनिमम 45 kg होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर वेट पे जो है ब्लड ड्रॉ करते हैं तो उसमें मैम अगर 55 kg से ज्यादा उसका वेट है तो हम 450 ml जो है वो बैग जो है वो हम उससे ड्रॉ करेंगे, ब्लड उससे वो डोनेट करेगा। और अगर 45 से 54 kg है तो 350 ml जो है हम ब्लड उससे जो है वो लेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर लैब की इन्वेस्टिगेशन करें तो ब्लड लेने से पहले हम जो टेस्ट करते हैं रूटीन में वो सीबीसी होता है और प्लेटलेट जो काउंट होता है वो हम दो चीजें देखते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में ही दोनों चीजें हो जाती हैं। तो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में वो 12.5 से जो है वो 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। और हिमेटोक्रिट लेवल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में वो जो है वो 38 से 52% होने चाहिए। और ये अगर 40 से 50% होते हैं तो मेन में होते हैं और 38 से 48 तक जो है 46 तक या 48 तक जो है वो फीमेल्स में होते हैं। और प्लेटलेट जो होते हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा होने चाहिए और 450 से कम होने चाहिए। उसके बाद जो ब्लड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिन जो ब्लड हमने कौन कौन सा प्रोडक्ट मतलब ब्लड से लेके आगे डोनेट करना है या रिसीव करना है, तो उसमें जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जिस तरह सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा डेरिवेटिव्स होते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, हसन हमजा। अस्सलाम वालेकुम, अहमद आगन। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ब्लड प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है होल ब्लड, आ जाता है ब्लड कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। ये सारी वो चीजें हैं जो किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो हैं वो लगनी होती हैं। ब्लड कंपोनेंट्स में हमारे पास फर्दर रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लाज्मा कंपोनेंट्स में हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसके बाद क्रायो प्रेसिपिटेट और क्रायो सुप्रानेटेंट आ जाता है। और प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में हमारे पास एल्ब्यूमिन्स आ जाते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स आ जाते हैं जिसे हम बीटा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास अमीनो ग्लोबुलिन्स आ जाते हैं जिन्हें हम गैमा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है इससे हमें विद इन 8 आवर्स हमें 18 डिग्री के ऊपर सॉलिडिफाइड करना पड़ता है। और इसके अंदर जो है वो हाई लेवल्स ऑफ फैक्टर 5 और फैक्टर 8 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
अब इसके क्लिनिकल यूजेस यानी कि हमें कब किसी पेशेंट में ये लगाना चाहिए या कब इसकी जरूरत पड़ती है ट्रांसफ्यूजन की। तो अगर किसी पेशेंट में लो ब्लड प्रोटीन्स लेवल है, उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो कम है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम है, उस केस में हम दे सकते हैं। या फिर अगर किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है, जैसे कि हीमोफीलिया के केस में होता है, हीमोफीलिया ए के केस में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, और हीमोफीलिया बी के केस में 9 की, और सी के केस में फैक्टर 11 की हो जाती है। तो उस केस में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके अलावा जो अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका एंटीडोट के तौर पे भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। और उसके बाद इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें एलर्जी आ जाती है। उसके बाद इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी है और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड आ जाता है। और इसकी कंट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें तो हम इसे वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे नहीं दे सकते, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो हेमोरेजिक शॉक में चला गया तो हम इसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह हम नॉर्मल सलीन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रायो प्रेसिपिटेट और क्रायो सुपरनेटेंट की अगर बात कर रहे हैं तो इन्हें हम स्टोर करना चाहिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और क्रायो अगर प्रेसिपिटेट की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास मेनली जो चीजें होती हैं वो फिब्रिनोजन होती है, वॉन विल्बर्न फैक्टर होता है, फैक्टर 8 होता है और फैक्टर 13 प्रेजेंट होता है। अब इनके यूजेस की बात करूं क्रायो प्रेसिपिटेट की, तो उसके अंदर हम हीमोफीलिया ए की कंडीशन में हम क्रायो प्रेसिपिटेट की ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। वो इस वजह से कि हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं होता, तो क्रायो प्रेसिपिटेट में वो होता है। उसके बाद वॉन विल्बर डिजीज के केस में हम क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। उसके बाद इसके अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो टीटीपी यानी कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा के अंदर हम क्रायो प्रेसिपिटेट नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर वॉन विल्बर फैक्टर मौजूद होता है, और जो वॉन विल्बर फैक्टर है वो टीटीपी वॉन विल्बर फैक्टर मल्टीप्लायर जो होता है वो टीटीपी की को ट्रिगर करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रायो सुपरनेटेंट। तो क्रायो सुपरनेटेंट के अंदर लेस लेवल होता है वॉन विल्बर फैक्टर का भी, और लो लेस लेवल ही होता है उसके अंदर फैक्टर 8 का। तो उसे हम टीटीपी के अंदर अगर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आरबीसी। आरबीसी की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसे हम यूज कर सकते हैं एनीमिया के केस में। अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो उस केस में भी पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बोन मैरो जो है वो अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद हेमोरेजिक शॉक के केस में दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास एलर्जी आ जाती है, एनाफिलैक्सिस, इन्फेक्शंस आ जाती हैं। कुछ इन्फेक्शन में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी ये आ जाती हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम का ओवरलोड भी हो सकता है। उसके बाद प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम देंगे अगर ब्लीडिंग के केस में ब्लीडिंग हुई है, वो अगर चाहे वो हसन आपकी स्क्रीन जो है स्क्रीन यस मैम। चेंज नहीं हो रही, आप उसको भी चेंज करो मैम साथ। असल में वो ये स्लाइड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो ठीक असल में है, सिर्फ पार्ट्स ही लिख रहा था। चलो ठीक है। मैम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम देते हैं, करते हैं ब्लड ब्लीडिंग जब होती है उस केस में। ब्लीडिंग चाहे वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है उसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो लेस हो जाता है। और उसका नाम क्या है, ये भी कीमोथेरेपी के केस में अगर कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी चाहिए तो उसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो सकता है, तो उस केस में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके में भी हमारे पास एलर्जी और उसके बाद एनाफिलैक्सिस आ जाती हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन जैसे पीछे वो एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी, सी है, और उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी जो है ये आ जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो और अपने कमेंट्स भी दे सकते हो इनकी प्रेजेंटेशन पे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? नो मैम।
किसी का भी नहीं है? सलाहुद्दीन आपका भी नहीं है? सलाहुद्दीन मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। प्लीज एंटर से। मैम मैंने एंड से सुनी है और वहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अच्छा वैसे ओवरऑल जो है सही थी, मतलब थोड़े से ब्लंडर्स थे उसमें, जो है वो मतलब साथ-साथ ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन ओवरऑल जो है सही थी, और सही थी कोऑर्डिनेशन आप सबकी भी, और मटेरियल बहुत जो है वो ओवरलोडेड भी नहीं था, और चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, स्पेशली हसन ने जो है वो पॉइंट्स लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो इस तरह से भी प्रेज़ेंटेशन जो है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद वो ऑब्वियसली शिराज़ का थोड़ा-सा इश्यू है उसकी एक्सप्लेनेशन में, बाकी ओवरऑल अच्छी थी। अहद था मैम, शिराज नहीं था। आहद, सॉरी। किसी और का कोई कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दो, या फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा आज बेसिकली जो है रेलेवेंट टॉपिक ही है इसका, ब्लड प्रोडक्ट्स। उसपे हमने पढ़ना है, इट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सिलेबस। मैम लेक्चर एक्सक्यूज पढ़ते हैं। मैम, जी जी, मैम लीव कर दूं? हाँ ठीक है सर, आप जाओ। थैंक ठीक है, तो आप ये जो लेक्चर होगा आपका लास्ट लेक्चर है, और जो है आज मैं आपकी एक असाइनमेंट ऐड करूँगी, वो कर लेना, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में तो 2 प्रेज़ेंटेशंस हैं वो होंगी, और फिर उसके बाद जो है मैं एक आपका शॉर्ट वाइवा रखना है एक ही लेक्चर में जो होगा, ठीक है? सबसे जो है वो 5 4 या 5 लेक्चर हम रख लेते हैं, 4 या 5 टॉपिक, उसमें से आपका शॉर्ट वाइवा होगा ताकि आपकी सेशनल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ, और आपकी सेशनल्स में से जो है एक तो आपकी असाइनमेंट होगी, एक प्रेज़ेंटेशन होगी, एक आपका शॉर्ट वाइवा होगा, क्लास पार्टिसिपेशन है, और आपका क्विज़, जो हमने पहले ले लिया हुआ था ऑन कैंपस। क्योंकि वो ऑन कैंपस है इसलिए वो क्विज़ ऐड हो रहा है, वैसे अब ऑनलाइन क्विज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? अब फाइनल जो है 60% उसमें 20% आपका वो ही होगा, अ काइंड ऑफ जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? और 40% जो है वो आपका वाइवा होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है मैम। ये आपकी असेसमेंट्स होंगी इस दफ़ा। So today's topic is about blood components and blood component therapy. जितनी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हैं या जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो बेसिकली किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं और किस तरह से ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं और इनकी इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन कंडीशन में वो कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So what is blood component therapy? Blood component therapy in the modern concept is the modern concept of administration of blood and blood products. It is aimed at providing specific blood components for specific deficiency state, effectiveness. It's it is very economical and greater safety. क्यों? क्योंकि इसके ये जो है एम क्यों है बेसिकली इसके, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक चीज़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएँगी। लाइक अगर किसी को सिर्फ़ पैक्ड आरबीसीज़ चाहिए, उसको फ्रेश फ्रोज़न जो है उसको प्लाज़्मा नहीं चाहिए, उसको प्लेटलेट्स नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ़ उसको पैक्ड आरबीसीज़ देंगे। अब बाकी जो प्रोडक्ट्स बचेंगे हमारे पास प्लेटलेट जो है प्लेटलेट्स होंगे, हमारे पास जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो हम बाकी पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक जो ब्लड डोनेशन है उसको डिफरेंट जो है रेसिपिएंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा है क्योंकि एक पेशेंट को अगर आरबीसी
बाकी चीज़ें चाहिए ही नहीं, तो उसको सिर्फ़ आरबीसीज़ दिए जा रहे हैं, को सिर्फ़ प्लेटलेट्स चाहिए, उसको आरबीसीज़ नहीं चाहिए या उसको बाकी जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं चाहिए, तो उसको प्लेटलेट्स ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि अगर हम होल ब्लड देते हैं, तो होल ब्लड को अगर आप 500 एमएल भी देते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा, जो पेशेंट को चाहिए, वो कम होगा। तो इसलिए हम उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है, वो पेशेंट को लगाते हैं, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। इसके अलावा जो है इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट को जो है, एक डोनेशन को डिफरेंट रेसिपिएंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेटर सेफ्टी ऑब्वियसली एक चीज़ जो है, कुछ लोगों को जो है प्लाज्मा में क्योंकि एंटीबॉडीज़ होती हैं डिफरेंट, जो कि बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकती हैं, या फिर कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि साइटोमेगालो वायरस, वो व्हाइट सेल्स से होता है। तो व्हाइट सेल्स अगर नहीं लगाए जाएँगे, सिर्फ़ पैक्ड सेल्स देंगे, तो वो डिफरेंट डिजीज़ेज़ से बचाएगा। तो इसी तरह से जो हमें जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम जो ट्रांसफ्यूज़न देते हैं, उसको ब्लड कंपोनेंट थेरेपी के अंडर जो है वो कंसीडर किया जाता है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, component therapy enhance the number of users without the need of increasing the demand on blood supply. With the fractionation, 1 unit of fresh whole blood can be used for at least 4 different recipients. Blood component therapy also protect the recipients from the risk which are inherent in whole blood transfusion. This is a preparation of blood components. Whole blood जब हमारे पास आता है, तो हम उसको फिर जो है ब्लड बैग में होता है बेसिकली। जब हमने कंपोनेंट्स सेपरेट करने हो, तो हम उसको सिंगल बैग में नहीं लेते। अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स हम अगर उसको जो है प्लेटलेट्स कलेक्ट करने हैं, तो हम उसको ट्रिपलेट बैग में करते हैं। अगर हमने प्लाज़्मा और पैक्ड आरबीसीज़ लेने हैं, तो हम डबल बैग में लेते हैं। अगर हमने होल ब्लड ही देना होता है, तो फिर उसको सिंगल बैग में लिया जाता है। तो हमारे पास जो ब्लड आता है, होल ब्लड, जब उसको फर्स्ट टाइम सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, तो उसमें 2 चीज़ें हमारे पास सेपरेट हो जाती हैं। फर्स्ट क्या? रेड सेल कंसंट्रेट या पैक्ड आरबीसीज़, और सेकंड जो है प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। ठीक है? आप इस लेवल पे अगर मैनुअल फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी हम इनको 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसकी सेपरेशन मुश्किल होती है। वो किस तरह से करते हैं कि हम ऊपर से प्लाज़्मा जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो होल ब्लड को, तो सबसे जो है नीचे वो आरबीसीज़ होते हैं, उसके ऊपर एक बारीक लेयर होती है, बफ़ी लेयर उसको कहते हैं। वो उसमें प्लेटलेट्स और व्हाइट सेल्स होते हैं, और उसके ऊपर जो है वो प्लाज़्मा होता है। तो इसको अगर कोई जो है किसी की बहुत प्रैक्टिस हुई हुई हो, तो वो मैनुअली भी जो है इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो उसको हम फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन में ही डिफरेंट कंपोनेंट्स में कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो हम फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, रेड सेल कंसंट्रेट सेपरेट कर लेते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा कर लेते हैं। फिर सेकंड अब पैक्ड आरबीसीज़ हमारे पास हो गए, जो हमारे पास प्लाज़्मा है, उसको हम दोबारा से रीसेंट्रीफ्यूज करेंगे। और ये इनके लिए बेसिकली स्पेसिफिक जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं। हम छोटी सेंट्रीफ्यूज मशीन में नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द ब्लड बैग्स हमारी मशीन्स होती हैं, जिनमें हम स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉर 25 टू 30 मिनट्स के लिए उसको प्रॉपर्ली सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब हम सेकंड टाइम जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो प्लेटलेट कंसंट्रेट सेपरेट हो जाएँगे और फ्रेश प्लाज़्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब प्लेटलेट कंसंट्रेट को यूज़ किया जा सकता है, और आगे जो फ्रेश प्लाज़्मा है उसको डिफरेंट आगे भी यूज़ किया जा सकता है। लाइक फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा जो है उसी टाइम एफएफपी लगाए जा सकते हैं, या उनको जो है फ्रीज़ किया जा सकता है, उनके क्रायोप्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा जो है फॉर फ्रैक्शनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब आगे जो कोagulation जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, उनकी सेपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दीज़ आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम अ सिंगल ब्लड डोनेशन। So this is a list of blood components. Whole blood, it can be red blood cell concentrates, platelet concentrates, platelet concentrates by apheresis. ये तो जो है वो मशीन के थ्रू होती है। अगर हम वैसे मैनुअली करें, तो ये इसमें प्लेटलेट कंसंट्रेट बाय apheresis नहीं करते। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको एफएफपी कहा जाता है, क्रायोप्रेसिपिटेट्स,
cryosupernatant, leukocyte depleted red cells, granulocyte concentrates, and factors concentrates. The fractionation of blood is made possible by the availability of plastic bags, which may be single, double, triple to quadruple bags. These bags are sterilized and are attached to each other in series through a set of sterilized plastic tubings in a closed system. Only one bag, जिसको हम मदर बैग कहते हैं, contain anticoagulant. उसमें हम बेसिकली जो मदर बैग होता है उसमें ब्लड जो है डोनर से लिया जाता है और उसी में जो है वो एंटीकोगुलेंट ऐड होता है CPDA. ठीक है, ऑलमोस्ट 65 to 67 ml जो है उसमें एंटीकोगुलेंट होता है ताकि उसी फर्स्ट में ही प्रॉपरली मिक्स हो जाए एंटीकोगुलेंट होल ब्लड के साथ और फिर जो है आगे हम बाकी सेपरेशन ही करते हैं. बाकी सारे बैग्स में जो है वो एंटीकोगुलेंट नहीं होता है क्योंकि वो फर्स्ट में ही मिक्स हो जाता है. While all other bags are devoid of it. ये इस तरह से ये क्वाड्रुपल ब्लड बैग है. ये जो फर्स्ट वन है उसको शो किया गया जिसके साथ सिरिंज नीडल है. ठीक है, उसमें हम ब्लड लेते हैं फिर आगे जो है हम डिफरेंट बैग्स में उनको सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट. Triple bag is used if red cell concentrates, platelet concentrates, and FFPs are required. Quadruple bag is used if cryoprecipitate is also required. Mother bag almost 63 ml CPDA इसमें होते हैं as anticoagulant. Triple bag if to prepare platelet concentrates and FFPs. ये इसकी रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होती हैं. ये जो मशीन शो मूवी में ये रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होते हैं. क्यों? क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फिर इसलिए कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं, एक टेम्परेचर रखते हैं ताकि वो सेल्स को जो है इफेक्ट ना करे टेम्परेचर और हम प्रॉपरली जो है वो सही कंडीशन में जो है सेल्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स वो ट्रांसफ्यूज कर सकें टू द रेसिपिएंट्स. उसी को दिखाया गया है कि फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम जो है रेड सेल कंसंट्रेट और प्लेटलेट रिच कंसंट्रेट जो है हमें मिलते हैं. उसके बाद सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास प्लेटलेट कंसंट्रेट बन जाते हैं और प्लाज्मा को आगे हम जो है यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मतलब क्लिनिकल यूज के उसी वक्त यूज करना हो या फिर फ्रैक्शनेशन के लिए या फिर क्रैब प्रेसिपिटेट्स के लिए. अब इसके जो है FFP फॉर फ्रैक्शनेशन अगर हम बात करें तो उससे हम क्रायोसुपरनेटेंट ले सकते हैं. ठीक है, और जो है रेड सेल जो है वो हम यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली उसी कंडीशन में. ये भी वही है. Now the steps involved in the preparation of blood components. Blood is collected in the mother bag which contains 63 ml of sterilized CPDA solution as anticoagulant. Centrifugation first step होगा. Empty bags and mother bags are centrifuged 30 to 45 minutes in cryocentrifugation at 4 to 6 degrees Celsius. Speed is 25,000 revolution per minute. Before centrifuging, weigh the bags क्योंकि जो है बैग इक्वल होने चाहिए. मतलब अगर हम 500 वाला बैग ले रहे हैं तो सारे बैग जो है 500 ही होने चाहिए क्योंकि अगर हम जो है इम्बैलेंस जो है बैलेंस नहीं होते बैग्स उनका वेट तो फिर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसमें वो प्रॉपर नहीं होगी. इनफैक्ट होगी ही नहीं. अगर एक 500 का बैग है उसके ऑपोजिट आपने 1000 ml का बैग रख दिया तो वो फिर सेंट्रीफ्यूज नहीं होगी. मशीन जो है वो साइन देने लग जाती है कि ये इम्बैलेंस है. It is important to make the weight of opposing bags equal. Now the second step will be the separation of blood. The blood is separated into two components, red cells and platelet-rich plasma. Plasma is squeezed into the first daughter bag, either manually or with the help of a mechanical extractor. About 70 to 100 of plasma is left in the bag of red cells concentrate to ensure uninterrupted red cell metabolism. The connecting plastic tubings between red cell concentrates and platelet-rich plasma is sealed.
ताकि प्लाज्मा जो है वापस उस मदर बैग में ना आना शुरू हो जाए, तो उसको हम सील कर देते हैं जब हम प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं। रेड सेल कंसंट्रेट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बैग्स और उसको हम यूज़ कर सकते हैं रेड सेल कंसंट्रेट्स को। ये मैनुअल एक्सट्रैक्टर प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं। हम सर्टिफिकेशन के बाद इनमें रख देते हैं और फिर जो है इसको ऊपर करते जाते हैं और प्लाज्मा जो है वो ट्यूब्स के थ्रू दूसरा बैग में आ जाता है। इसको प्रेस करते जाते हैं, ठीक है? इसके साथ एक प्रेशर होता है, एक हैंडल होता है। हैंडल के साथ हम करेंगे तो वो प्रेस करता जाएगा बैग को और प्लाज़्मा जो है वो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में आ जाएगा। जब हम प्लाज़्मा सेपरेट कर लेंगे तो इसकी जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है सेकंड बैग के साथ उसको सील कर देते हैं और रेड सेल कंसंट्रेट हमारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे। Now the third step, preparation of platelet concentrates. Reweigh the remaining bags and centrifuge again. After centrifugation, remove the supernatant by extractor. The deposit will be platelet concentrates. Approximately 50 ml of plasma is left in platelet concentrates. ठीक है, जो डिपॉजिट्स होंगे ना वो प्लेटलेट कंसंट्रेट होगा, उसको हम फिर सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम द प्लाज्मा. Preparation of FFPs and the supernatant obtained in step 3 is rapidly freezed. It is the FFPs. ठीक है, तो ये तीन जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ गई हैं. आगे हम FFP जो है फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट purposes. Preparation of cryoprecipitates. To obtain cryoprecipitates, the plasma obtained in step 3 is rapidly immersed in a container containing dry ice and ethanol. It will rapidly freeze the plasma. ठीक है, इसलिए उसका नेम है ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. हाँ, फ्रेश प्लाज्मा जो है फॉरेन से फ्रीज कर देते हैं तो उसका नेम जो है FFP जो है वो इसीलिए रखा गया है. Once plasma is well frozen, it is placed in a refrigerator at 4 degrees Celsius for overnight to allow the frozen plasma to thaw. ठीक है, thawing process क्या होता है कि कोई चीज़ जो फ्रीज्ड है हम उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में जब लेके आ जाते हैं या उसको दोबारा मेल्टिंग स्टेट में लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को thawing कहते हैं. ठीक है, as a frozen plasma is just about to thaw completely, the bags are weighed and again centrifuged at 25,000 revolution per minute for 30 minutes. A small amount of whitish precipitate settle as the bottom. It is cryoprecipitate. ठीक है, प्रेसिपिटेट्स होंगे वो नीचे जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनको हम बाकी FFP से सेपरेट कर लेंगे. It is cryoprecipitate while supernatant is transferred to fourth bag by squeezing through plasma extractor. About 10 to 15 ml of plasma is retained in the cryoprecipitate and is then freeze at a temperature below minus 20 degrees Celsius. Now we will move towards indication of blood components. That what are the indications that we transfuse these components to the recipient or to the patient? तो होल ब्लड बेसिकली इसके कंटेंट्स जब हम एक डोनेशन लेते हैं मोस्टली 500 ml वाला बैग में लेते हैं तो उसमें 450 ml ऑफ डोनर ब्लड प्लस एंटीकोगुलेंट होते हैं. few viable platelets are WBCs, decreased factor 5, 8 और पैक सेल वॉल्यूम जो है 30 to 40 डिग्री से 40% होगा. जब हम होल ब्लड लगाएंगे उसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे. स्टोरेज टेम्परेचर इसको हम स्टोर करना चाहिए 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे. स्टोरेज ड्यूरेशन इसकी जो है 35 डेज तक जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं. वॉल्यूम जो है टोटल 500 ml होता है. इंडिकेशंस क्या है? एक्यूट हाइपोवोलेमिया. ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया फ्लूइड लेवल का तो उसमें हम ऐड करते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में. Contraindications, conditions responsive to a specific component, तो उसमें हम whole blood नहीं लगाएंगे. Transfusion considerations must be ABO identical, cross-match compatible, infuse as fast as patient tolerate. Now the red cell concentrates या packed cell volume भी इसको कहते हैं. Contents इसमें क्या होंगे? Whole blood with 200 to 250 ml of plasma removed. और पैक सेल वॉल्यूम जो है इसमें 70 to 80% जो है वो रेड सेल्स होंगे. स्टोरेज टेम्परेचर विल बी 2 to 6 डिग्री सेल्सियस. इट्स ड्यूरेशन इज आल्सो 35 डेज. इट्स वॉल्यूम विल बी 250 ml क्योंकि हम प्लाज्मा रिमूव कर लेते हैं 200 to 250 ml तक तो बाकी जो है 250 ml उसका वॉल्यूम रह जाएगा.
इंडिकेशंस जो है सिम्टोमेटिक एनीमियाज और काउंटर इंडिकेशंस जो है फार्माकोलॉजिकली ट्रीटेबल एनीमिया अगर है कोई, तो उसमें हम रेड सेल्स जो है या कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं देंगे। ट्रांसफ्यूजन कंसिडरेशंस, ABO-RH and cross-match compatible. Infusion within 4 hours or as patient tolerates. Each unit of whole blood red cell concentrate will raise the hemoglobin concentration by approximately 1 gram per deciliter and hematocrit by 3% in non-bleeding adult patient. Dosage of red cell concentrate जो है 4 ml of red cell concentrate per kg will raise hemoglobin by 1 gram per deciliter and hematocrit by 3%. Leukocyte depleted red cells. A red cell suspension or concentrate containing less than 5×6 white cells per pack prepared by filtration through a leukocyte depleted filter. ठीक है, हमारे पास जो रेड सेल कंसंट्रेट है हम उनको ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड फिल्टर के थ्रू गुजारते हैं ताकि वो जो है ल्यूकोसाइट्स जो है वो रिमूव हो सकें. Hemoglobin concentration and hematocrit depend on whether the product is whole blood, red cell concentrate, or red cell suspension. Leukocyte depletion significantly reduces the risk of transmission of cytomegalovirus. Infection risk same as whole blood for all other transfusion transmissible infections. Indications can minimize white cell immunization in patients receiving repeated transfusions, but to achieve this, all blood component given to the patient must be leukocyte depleted, reduced risk of cytomegalovirus transmission. Patients who have experienced 2 or more previous febrile reactions to red cell transfusion. तो उसमें जो है हम white cell depleted जो है red cell concentrate patient को लगाते हैं. Contraindications will not prevent graft versus host disease. For this purpose, blood component should be irradiated where facilities are available. Administration है same as whole blood. A leukocyte filter may also be used at the time of transfusion if leukocyte depleted red cells or whole blood are not available. Alternatives can buffy coat, removed whole blood, red cell suspension is usually effective in avoiding febrile non-hemolytic transfusion reactions. Febrile reactions कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा कि जो कि white cells की वजह से जो है पेशेंट में होने शुरू हो जाते हैं due to the white cell antigens या फिर due to the different antibodies. ठीक है, तो उस वजह से febrile जो है reactions पेशेंट में होना शुरू हो जाते हैं after transfusions. The blood bank should express the buffy coats in a sterile environment immediately before transporting the blood to the bedside. Start the transfusion within 30 minutes of delivery and use a leukocyte filter where possible. Complete transfusion within 4 hours of commencement. The platelet concentrates. It prepared from whole blood donations. Single donor unit in a volume of 50 to 60 ml जो है of plasma वो होता है should contain at least 55 10⁻⁹ platelets. ठीक है, ये सिंगल जो है वो उसमें यूनिट में होंगे और ये रेड सेल्स भी होते हैं कुछ और कुछ ल्यूकोसाइट्स भी आ जाते हैं ड्यूरिंग द सेपरेशन. सिंगल डोनर यूनिट प्लेटलेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन डोनेशन, इसको हम सिंगल डोनर यूनिट भी कहा जाता है. पूल्ड यूनिट क्या होता है कि मतलब डिफरेंट जो है डोनर के हम प्लेटलेट्स को कंबाइन करते हैं ताकि उनके वॉल्यूम अगर ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि एक जो है यूनिट में वो कम प्लेटलेट जो है कंसंट्रेट्स होते हैं. Platelets prepared from 4 to 6 donor units pooled into one pack to contain an adult dose of at least 250 10⁻⁹ per platelets. Infection risk, a normal adult dose involved between 4 and 6 donor exposures. Bacterial contamination affect about 1% of pooled units. बैक्टीरियल कंटामिनेशन मोस्टली इसमें होती है क्योंकि ये जो है ये रूम टेम्परेचर भी हम रखते हैं, हम इसको रेफ्रिजरेट नहीं करते और इसीलिए ये जो है विद इन आवर्स पेशेंट को जो है वो लगा दिए जाते हैं, उसके बाद नहीं तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो स्टोर करते हैं.
अप टू 72 आवर्स जो है इसके स्टोरेज है, मोस्टली जो है हम 1 डे में ही लगा देने चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अगर हम उसके इससे डिले करते हैं तो प्लेटलेट जो है शेप चेंज हो जाएगी, सेकंड कंटामिनेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। Up to 72 hours at 20 to 25 degrees Celsius, unless collected in specialized platelet packs, validated for longer storage periods, do not store at 2 to 6 degrees Celsius. Longer storage increase the risk of bacterial proliferation and septicemia in the recipients. Indications obviously thrombocytopenia हो सकता है, platelet function defects है किसी को, prevention of bleeding due to thrombocytopenia such as in bone marrow failure. Contraindication क्या है? Not generally indicated for prophylaxis of bleeding in surgical patients unless known to have significant preoperative platelet deficiency. Not indicated in idiopathic autoimmune thrombocytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura, ये सारी जो है immune disorders हैं. Untreated disseminated intravascular coagulation, thrombocytopenia associated with septicemia until treatment has commenced are in case of hypersplenism. क्योंकि इसमें अगर ट्रीटमेंट पहले जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद जो है अगर नेसेसरी हो तो प्लेटलेट्स दिए जा सकते हैं. 1 unit of platelet concentrate जो है per 10 kg body weight in a 60 or 70 kg adult, 4 to 6 single donor units containing, ठीक है, मतलब एक जो है हेल्दी और जो है 4 to 6 to 70 kg पेशेंट के लिए 4 to 6 जो है डिफरेंट यूनिट्स को हम पूल्ड एज ए पूल्ड यूनिट जो है वो देंगे पेशेंट को. Increment will be less if there is splenomegaly, disseminated intravascular coagulation and septicemia. Administration: after pooling, platelet concentrates should be infused as soon as possible, generally within 4 hours, because the risk of bacterial proliferation. Must not be refrigerated before infusion as these reduce platelet functions. FFPs. A pack containing the plasma separated from one whole blood donation within 6 hours of collection and then rapidly frozen at -25 degrees Celsius or colder. Contains normal plasma levels of stable clotting factors, albumin, and immunoglobulins. Factor VIII level at least 70% of normal FFP levels. Infection risk: very low infection risk if treated with methylene blue ultraviolet light or ultraviolet light for inactivation. स्टोरेज क्या है? -25 डिग्री सेल्सियस है, अप टू 1 ईयर जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं एट फ्रीजिंग टेम्परेचर. Before use, should be thawed in the blood bank in water which is between 30 to 37 degrees Celsius. Higher temperature will destroy clotting factors and proteins. Once thawed, should be stored in a refrigerator at 2 to 6 degrees Celsius. Indications क्या है इसकी? Different replacement of multiple coagulation factors deficiencies like liver disease, क्योंकि liver में जो है disease होगी तो obviously जो है clotting factors नहीं बन रहे होते, क्योंकि clotting factors जो है proteins हैं और ये liver से बन रही होती हैं. Warfarin overdose, depletion of coagulation factors in patients, receiving large volume transfusions, disseminated intravascular coagulations and thrombotic thrombocytopenic purpura. Precautions क्या है इसकी? Acute allergic reactions are not uncommon, especially with rapid infusion. Severe life-threatening anaphylactic reactions occasionally occur. Hypovolemia alone is not an indication for use. Dosage: initially dose of 15 ml per kg. Now the cryoprecipitates. It prepared from fresh frozen plasma by collecting the precipitates formed during controlled thawing at 4 degrees Celsius and resuspending it in 10 to 20 ml plasma. Contain about half of the factor VIII and fibrinogen in the donated whole blood. Factor VIII जो 80 to 100 international unit होगा per pack और fibrinogen जो है वो 50 to 300 milligram per pack होगा cryoprecipitate में. Storage at -25 degrees Celsius or colder and it can be used for 1 year. Indications क्या है? Different जो है factor VIII deficiency या fibrinogen की deficiencies की वजह से von Willebrand factor, factor VIII deficiency, factor जो है 13 deficiency as a source of fibrinogen in acquired coagulopathy
coagulopathies like disseminated intravascular coagulation. If possible, use ABO compatible product. No compatibility testing required for FFPs. After thawing, infuse as soon as possible through our standard blood administration set must be infused within 6 hours of thawing. So this is all about the blood components and their indications. If you have any question, ask. No, ma'am. हाँ जी बच्चों, किसी और का क्वेश्चन है? मैम एफएफपीज में कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं करते? बेसिकली जो है वो फर्स्ट जो है करना चाहिए, अगर नहीं तो इसमें हम मोस्टली कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्रॉस मैच नहीं करते। एफएफपीज अगर हमने लगानी हो तो फिर क्रॉस मैचिंग जो है वो नहीं करते। बाकी एबीओ कंपैटिबल जो है वो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम जब होल ब्लड लेते हैं, ऑब्वियसली उसमें जो है वो हम क्रॉस मैच पहले पेशेंट का कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने एफएफपी किसी और डोनर को देने हो, मतलब और किसी पेशेंट को देने हो, तो उसमें हम फिर जो है क्रॉस मैच नहीं करते। एबीओ कंपैटिबल होना चाहिए। सही है मैम। ठीक है, आप लोगों की असेसमेंट्स का आपको पता चल गया है ना कि क्या-क्या असेसमेंट्स जो हैं वो आपके ऐड होंगे और किस तरह से होंगे, और जो है ये आपका लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो है हम अपनी सेशनल्स जो हैं वो ही कंटिन्यू करेंगे। अगर मैम इनमें अभी से कोई भी टॉपिक आप लोगों ने कुछ पढ़ना हो तो आप लोग बता सकते हैं, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। मैम अभी हम असाइनमेंट के लिए तैयार रहे हैं, असाइनमेंट और वाइवा के लिए। अभी जो है आप लोग, हाँ जी, जो शॉर्ट वाइवा होगा, ठीक है, वो मैं लूंगी आपका, और असाइनमेंट प्रेजेंटेशन तो आप लोगों की जो है चल रही है साथ, और बाकी जो है वो फाइनल में आपका सिनेरियो बेस्ड होगा और वाइवा, मेजर असेसमेंट आपकी वाइवा होगी 40%। ओके मैम। मैम प्लीज मैम वाइवा का थोड़ा बस सिलेबस कम होना चाहिए, थोड़ा सा बस। बेटा वाइवा का आपका सिलेबस वैसे ही इतना बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक है, तो इसको अच्छे तरह से पढ़ लो तो कोई मसला नहीं होगा। ओके मैम। आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लोगों को ना समझ आओ, टॉपिक्स भी बहुत जनरल टॉपिक्स हैं, बहुत मुश्किल जो है सिलेबस भी नहीं है आपका, तो इसको काइंडली थोड़ा सा पढ़ के जो है पढ़ो साथ साथ, ताकि आपकी जो है प्रॉपर असेसमेंट जो है वो कंटिन्यू हो सके। मैम शॉर्ट वाइवा का सिलेबस, जी, शॉर्ट वाइवा का सिलेबस मैम। अच्छा, वो उसका जो है, क्योंकि हमने क्विज जो है ऑलमोस्ट 1 to 5 लिया था ना, 1 to 5 तक जो आपका क्विज था। यस मैम। यस मैम। 6, 7, 8, 9 जो है वो हम शॉर्ट वाइवा कर रख लेते हैं, ठीक है। ओके सही है मैम। ठीक है ठीक है, आप लोगों का 6 चैप्टर जो है, लेक्चर 6, 7, 8 और 9 जो है वो आप लोगों का शॉर्ट वाइवा का सिलेबस होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, उससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का शॉर्ट वाइवा होगा, ठीक है। और जो बाद में जो जिसका मिस हुआ, वो अब 50% कम ही जो आपका रीटेक पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग देगा, फिर बाद में मैं उसका जो है वो नहीं लूंगी, ठीक है। तो ट्राई करना कि पहली अटेम्प्ट में ही जो है आप लोग अपने सेशनल्स कंप्लीट करते जाओ। ओके मैम। ओके मैम। मैम जो लास्ट लेक्चर था कूम्स टेस्ट वाला, हम्म, मैम उसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट है, उसमें मेन हाँ, डिफरेंस क्या है? उसमें मेन डिफरेंस बेटा, हम जो है डायरेक्ट में जो है आरबीसीज के ऊपर जो अटैच्ड एंटीबॉडीज होती हैं या कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि जो है अग्लूटिनेट नहीं कर पाते विदाउट एएचजी, जो है विदाउट एनी कैरियर, ठीक है। तो वो उनको हम डिटेक्ट करते हैं, जो कि आरबीसीज के ऊपर अटैच होती हैं, ठीक है। यस और जो मैम। इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो आरबीसीज के ऊपर अटैच नहीं होते हैं, वो
प्लाज्मा फ्री में जो होती है। है एंटीबॉडीज होती हैं, उनको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? और उनकी डिटेक्शन के लिए पहले उनको हम सेल्स के ऊपर अटैच करवाते हैं, फिर उसमें जो है AHG जो है सीरम वो डालते हैं और फिर जो है उनकी एग्लूटिनेशन आती है। तो मैम क्योंकि अगर हमने हाँ, हाँ। हाँ जी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करवानी हो तो हम इनडायरेक्ट जो टेस्ट है उसको प्रेफर करेंगे कि वो हम पहले करें उसके बाद ट्रांसफ्यूजन कराएं। ये जो आप लोगों का है इनडायरेक्ट तो हम जो है डिफरेंट वो उसमें क्रॉस मैच में यूज नहीं होता, डायरेक्ट जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है? वो जो आपका थर्ड स्टेज होती है जिसमें आप सेल्स को जो है इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद जो है वो AHG रेजेंट डालते हैं, तो वो डायरेक्ट वाला जो है वो ऐड होता है उसमें। इनडायरेक्ट की इंडिकेशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। हमने किसी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना हो, ठीक है? किसी कोई जैसे मदर में है, ठीक है? हम यस उसमें मैम। इनडायरेक्ट करेंगे जो उसके अगेंस्ट बेबीज के सेल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, तो उनको डिटेक्ट यस करने मैम। के लिए हम इनडायरेक्ट जो है वो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करेंगे। ओके। और मैम जो इनकी टेस्टिंग के प्रोसीजर में 5% सस्पेंशन था वो कैसे प्रिपेयर हम्म। करेंगे? सेलाइन में जो हाँ, हाँ, मैं सेलाइन आपको था उसमें। यस मैम। मोस्टली जो है ये सस्पेंशन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम जो है हमारे पास सैंपल होता है एंटीकोगुलेटेड सैंपल, उसमें से जो है ऑलमोस्ट 1 ml जो है या 1 ml ही 100 माइक्रोलीटर या जिस तरह की भी हमने सस्पेंशन लेनी हो, कुछ वॉल्यूम जो है वो हम एक ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है? उसमें फिर जो है फुल कर लेते हैं उस ट्यूब को नॉर्मल सेलाइन के साथ। ओके। फिर इस ट्यूब को जो है हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 2 टू 3 मिनट्स, ठीक है? और फिर उसका जो सुपरनेटेंट होगा उसको रिमूव कर देते हैं और बाकी जो है हमारा प्रोडक्ट जो नीचे बैठा होगा प्रेसिपिटेट हुआ हुआ, उसको सेल्स जो होंगे नीचे बैठ जाएँगे, वो हमारे पास आ जाएँगे। उसमें फिर दोबारा से नॉर्मल सेलाइन डालते हैं और इस तरह से उसको 3 दफ़ा जो है वॉशिंग करते हैं उनकी, ठीक है? ये वॉश करने का पर्पज़ क्या होता है कि अगर कोई फ्री एंटीबॉडीज़, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ या प्लाज़्मा है वो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर दें। फिर जो हमारे पास पैक्ड आरबीसीज़ आ जाएँगे आफ्टर 3 टाइम वॉशिंग, तो उन पैक्ड सेल्स की जो है हम 1 ड्रॉप जो है वो उन सेल्स का लेते हैं और उसमें ऑलमोस्ट 19 टू 20 ड्रॉप्स जो हैं वो नॉर्मल सेलाइन के डाल देते हैं। तो ये जो है हमारे पास 3 टू 5% जो है सस्पेंशन बन जाएगी। ये जितने भी प्रोडक्ट्स है क्रॉस मैच का था या हमारे पास जो है कूम्स टेस्ट है, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट है, इसमें हम 3 टू 5% रेड सेल सस्पेंशन ही यूज़ करते हैं। तो इन सब की टेस्टिंग के लिए हमें ये सस्पेंशन बनानी पड़ती है। ओके मैम। तो मैम आपसे एक बात डिस्कस करना था। जी मॉस, बताओ? मैं SHS ऑफिस गया था ये पूछने के जो हमारे 2 F है ना, कि मतलब हमारे डिग्री के टाइम पे डिग्री खत्म की जाए तो एक मतलब F हमारा अभी उठाया जाए मतलब इसी सेमेस्टर में एक दूसरे में, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको अपने टीचर्स को राजी करना होगा, मतलब वो मान जाए कि आपको पढ़ाएंगे तो हम मतलब उनको अलाउ कर देंगे ताकि हमारा सेमेस्टर इजाफी ना लगे पूरे टाइम पे ही मतलब खत्म हो। और वो वहाँ पे कौन-कौन से एफ हैं? बेटा मेरे पास तो अभी पहले ही 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास पहले एक इंडिपेंडेंट केस स्टडी चल रही है, एक और उन्होंने मुझे दे दिया है, तो मैं तो अभी इस सेमेस्टर में तो और कोई इंडिपेंडेंट केस नहीं ले सकती। तो नेक्स्ट सेमेस्टर तो अभी आपके हैं ना? जी जी तो 2 उसके रह साथ गए। किसी के साथ एक-एक जो है वो कर लेना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लीव करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज मैम।